बढ़िया। तो आप लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया? ओके, नाइस। चलो चलो तो चालू करते हैं आज की क्लास। फिजिक्स का लेक्चर इसके बाद रहेगा, अभी केमिस्ट्री का लेक्चर है, हमने स्वैप कर लिया है और ये शायद कुछ दिनों तक कंटिन्यू ऐसा होगा, तो आई होप कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कल हम पढ़ाई कर रहे थे वेव, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। कल हमने चालू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, और कल हमने देखा था कि किस तरीके से दो प्लेन्स होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन और एक एक्स जेड प्लेन, और दोनों ही प्लेन्स में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घूमते हैं। फिर कल हमने देखा था कि वेव क्या होती है और वेव में अलग अलग पैरामीटर्स कौन से होते हैं। हमने देखा वेवलेंथ होता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रॉ टू ट्रॉ को वेवलेंथ बोलते हैं। बेस लाइन से ट्रॉ की मैक्सिमम हाइट तक जो डिस्टेंस बनता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। 1 मिनट के अंदर एक फिक्स पॉइंट को पार करके कितने सारे वेव्स निकल सकते हैं उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। और आपका कितना टाइम लगता है एक वेव को कंप्लीट करने में, तो उसको बोलते हैं उसकी टाइम पीरियड। कल हमने ये सब कुछ चीजें देखी थी। वेवलेंथ के यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे, मीटर में होता है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसके कुछ अलग यूनिट्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मीटर तो बहुत ही लंबा वाला वेव के लिए इस्तेमाल होगा जो कि बहुत ही कम परसेंटेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और माइक्रोन मीटर। यस, एंगस्ट्रम होता है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर रहता है आपके पास नैनोमीटर, कितना होता है 10⁻⁻9 मीटर, और लास्ट में आ गया माइक्रोन, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। तो आई होप कि आप ये लोग याद कर रहे होंगे, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर। फिर एम्पलीट्यूड का यूनिट भी हमने देखा, मीटर में रहता है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू करके ग्रीक लेटर होता है, न्यू इसको बोलते हैं, एंड न्यू की जो वैल्यू होती है 1/t होती है, राइट। ये हमने कल देखा था। इसका यूनिट या तो सेकंड इनवर्स लिखो या फिर हर्ट्ज लिखो, सेम चीज होती है। रिलेशन हमने देखा था न्यू और लैम्डा के बीच में, व्हाट इज द रिलेशन, c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। और किस तरीके से यूनिट्स जो होते हैं वो मेंटेन करना होता है वो भी हमने देखा। c होता है मीटर पर सेकंड में, न्यू होता है आपका हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स, और लैम्डा होता है आपका मीटर में। तो इस तरीके से हमने यूनिट्स को यहाँ पर देखा। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपने क्लास 10th में ऐसे पढ़ा होगा कि एक प्रिज्म होता है और ऊपर से सनलाइट गिरती है, तो सनलाइट जैसे ही गिरती है प्रिज्म के ऊपर, वो 7 भागों में उसका डिवीजन हो जाता है, राइट। और हम उस पैटर्न को बोलते हैं विबगर, VIBGYOR, राइट, विबगर बोलते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होते हैं, बराबर, तो रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप होने के लिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें स्टॉप होने के लिए, जबकि ग्रीन कलर तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो हम ग्रीन कलर का भी तो इस्तेमाल करते सकते थे। रेड कलर ही क्यों स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? ओके, तो साक्षी ने तो एक बहुत टेक्निकल आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है, बट फिर भी मैं इसको इस भाषा में चाहता हूं ताकि कोई एक रिक्शा वाला भी समझ ले। रेड लाइट ज्यादा स्प्लिट नहीं होता, ओके, रेड कलर दूर से भी दिखता है। हाँ, वेदांत ने एक बहुत ही बेस्ट तरीके से आंसर दिया है जो कोई भी समझ सकता है। आप अगर देखोगे, ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा बट ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेड लाइट जो है ना, जब कोहरे का टाइम होता है, ऐसे तो आप धूप में जाओगे तो समझ में आ जाता है भाई रेड लाइट जल रही है, येलो लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही है, दूर से भी। लेकिन जब कोहरे का टाइम होता है या बहुत ठंडी का सीजन होता है, तब क्या होता है कि रेड कलर की लाइट जो होती है वो कोहरे में भी दूर तक, आप कोई व्हीकल अगर आ रहा है, दूध वाला आ रहा है या फिर मोटर गाड़ी वाला आ रहा है, वो देख सकता है। लेकिन अगर येलो और ग्रीन लाइट रहती है, उसको दूर वाला व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो इसीलिए हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी जो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, वो बहुत लंबी लंबी होती है,
बराबर, लंबी लंबी होती है, और वो लंबी लंबी होने के कारण राइट हम बोलते हैं कि उसको हम उसका इस्तेमाल करते हैं स्टॉप सिग्नल के लिए। अच्छा, साहिल ने कहा सर रेड कलर डार्क होता है। नहीं, डार्क होता है करके चीज नहीं है, मेन चीज ये है कि दूर वाला व्यक्ति भी रेड कलर को आसानी से देख पाता है। और अगर कोई, अभी यहां पर देखो, इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, जब कोई कलर को आप दूर से देख पाते हो, देखो ये रेड कलर है, यहां पर हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल है, ये हो गया रेड, फिर आप ले लो ये येलो, और ये हो गया ग्रीन, दिस इज रेड येलो एंड ग्रीन, RYG। तो यहां पर क्या है, एक रिक्शा वाला है, नहीं साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल, और ये जो है रेड कलर की लाइट पार कर रही है। तो ये जो रेड कलर है इसका वेव्स, तो वेव्स क्या है, बहुत बड़ा बड़ा है राइट, लेकिन येलो कलर की लाइट क्या है, छोटे छोटे वेव्स की है। ग्रीन कलर की लाइट भी लगभग उसी समान की है, येलो और ग्रीन सेम सेम जगह पर आते हैं, लेकिन रेड कलर की लाइट क्या है, वेव्स लंबी है। तो जब वेव्स लंबी होती हैं राइट, जब वेव्स लंबी हो जाती हैं तो फिर हम बोलते हैं कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अभी आप देखो विबगर में, VIBGYOR, ये देख पा रहे हैं विबगर, विबगर में जो रेड है वो लास्ट में आता है, और हम देख पाते हैं कि सभी कलर के जो हमारे पास ऑर्डर है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। रेड कलर की जो तरंगे होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ है, हम इधर वेवलेंथ को किसे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा क्या है, ज्यादा, इसको मैंने ऐसे करके लिखा है, मतलब वेरी हाई। तो अब अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से पता चलता है कि वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। अब देखते हैं कि किसी अगर कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। कैसे, देखो मैं यहां पर समझाता हूं। कल हमने देखा था C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, कल हमने ये इक्वेशन देखा था। अभी आप देखो इस इक्वेशन में जो लैम्डा है उसको हम C अपॉन न्यू भी लिख सकते हैं, देख पा रहे हो, ये जो लैम्डा है इसको मैंने क्या लिखा, C अपॉन न्यू, राइट, इस तरीके से लिखा। अब C जो टर्म है ना, ये जो C जो टर्म है ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो पूरा फिक्स वैल्यू है। तो लैम्डा जो है C के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि चाहे लैम्डा बढ़े या फिर न्यू घटे, C को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लैम्डा C के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बराबर ना। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखोगे ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर, हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। और लैम्डा न्यू के बीच का रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इनवर्स रिलेशन ऑफ न्यू। अभी लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर, और अगर लैम्डा घट जाएगा तो न्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आपको समझ में आता है। आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैथ में कोई चैप्टर होगा क्लास 8 9th में तो उधर पढ़ा होगा, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां तक क्लियर है, ओके गुड। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो वेवलेंथ ज्यादा होगी उस तरंगे, उसकी तरंगों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देख भी तो सकते हो, जरा इधर देख भी तो सकते हो, ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, हमने एक बेस लाइन चूज कर लिया, और एक ये लाइट है, सपोज ये ले लो आप रेड कलर की लाइट और ये ले लो आप ग्रीन कलर की लाइट। हमने क्या देखा, रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, इस प्रकार से दिख रहा है आपको, वेवलेंथ इतनी ज्यादा है। कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, ये पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं, बराबर, ये पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। अब ग्रीन कलर की वेवलेंथ पक्का रेड कलर से क्या होगी, कम होगी, छोटी छोटी इसकी वेव्स बनेंगी। तो छोटी छोटी वेव्स बनेंगी मतलब क्या, इस प्रकार से, और ये जो पॉइंट है ये यहां पर मैच कर रहा है, बराबर ना। अब आप देखो यहां पर जिसकी वेव ज्यादा है, कितनी वेव्स कंप्लीट हो पा रही हैं इस पॉइंट तक, मुश्किल से एक ही आपकी वेव कंप्लीट हो पा रही, एक नहीं, इधर से चालू हुई, इधर पे एक वेव कंप्लीट हो गई, ये पूरा एक वेव हो गया। फिर यहां से चालू हुआ मतलब आधा, मतलब 1.5 वेव,
सिर्फ 1.5 वेव ही कंप्लीट हो पाया इतना, लेकिन यहां पर देखो कितनी वेव कंप्लीट हो पाई, 1 2 3 4 4.5। तो सोच सकते हो कि आप 4.5 वेव्स यहां पर कंप्लीट हो पा रही है, इधर सिर्फ 1.5 वेव कंप्लीट हो पा रही है। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? हमने इक्वेशन से भी चेक कर लिया और यहां पर डायग्राम से भी हमने समझ लिया कि भाई ये रिलेशन कैसे सही तरीके से बैठता है। राइट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो समझने के लिए था। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेड कलर की लाइट है, मैं राइट की तरफ अगर मुड़ूंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। समझ पा रहे हैं? अगर मैं लेफ्ट तरफ बढ़ा, अगर मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ा तो फिर मेरा वेवलेंथ घट जाएगा, वेवलेंथ घट गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? आ गया समझ में? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हम इस तरीके से अरेंज करते हैं अलग अलग प्रकार के रेस को, है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन मैंने आपको जो अभी तक बताया है सिर्फ विबगर को लेकर बताया, यानी ये जो विबगर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो विबगर है ये विजिबल लाइट की कैटेगरी में आता है। अब आप सोचोगे सर ये विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट क्या है? देखो, विजिबल लाइट वो होती है जो इंसान अपनी आंखों से देख पाता है। हम रेड को देख पाते हैं, ग्रीन को देख पाते हैं, येलो को देख पाते हैं। कैसे? हम वो अलग अलग प्रकार का शर्ट पहनते हैं, राइट। लेकिन हम ऐसी भी लाइट होती है जिसको हम नहीं देख सकते। यस, मिस्टर इंडिया होती है वो लाइट। कौन होती है? जैसे यूवी रेज हो गया, माइक्रोवेव रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गए। कभी हमने ऐसे वेव्स को देखा है कि हमने देखा है कि एक एंटीना है और एंटीना क्या कर रहा है, सूरज से सॉरी सैटेलाइट है अर्थ के बाहर, वहां से वो क्या है, दूसरे किसी जगह पर कंट्री में एक कार्टून की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो अपना सिग्नल भेज रहा है सैटेलाइट को, फिर सैटेलाइट अपना सिग्नल भेज रहा है हमारे घर के एंटीना को। क्या हम उन वेव्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल लाइट। बट जिन लाइट्स को हम देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे विजिबल लाइट। तो हमारी आंखों का जो यहां पर हम देख पा रहे हैं, इन आंखों की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक प्रकार का उसका एक लिमिट है। लिमिट जैसे हम बोलते हैं ना, गाड़ी को 40 किलोमीटर पर प्रति घंटा के हिसाब से लिमिट करके रखो, तो वैसे इन आंखों का एक लिमिट है। तो वो लिमिट क्या है, वायलेट से रेड तक ही देख सकता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ है, और 400 नैनोमीटर आपका वायलेट कलर का वेवलेंथ है। तो हमारा जो रेंज आता है बस इतना ही है, हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर देख सकते हैं। अब यहां से एक और एक नया चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस वर्ल्ड में जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है वो रियलिटी हम देख नहीं सकते। हम सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की ही रियलिटी देख सकते हैं, उसके आगे की रियलिटी और उसके पीछे की रियलिटी हमको पता ही नहीं है। तो कैन यू इमेजिन कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम इन आंखों से एक्चुअली में रियल चीजों को नहीं देख पा रहे, सिर्फ कुछ ही परसेंटेज हम चीजों को रियली देख पाते हैं, उसके आगे पीछे नहीं देख पाते। तो ये हमारे ह्यूमन शरीर का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो, कान को भी तो देख लो, आंखों का मैं क्या बोल रहा हूं, कान का भी देख लो। कान का भी एक बैंड होता है, एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है। कौन सी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम सुन पाते हैं, उसके आगे की साउंड तरंगे और उसके नीचे की साउंड तरंगे हम सुन ही नहीं सकते। तभी तो आप देखो ना, जो कुत्ते होते हैं जिनको पुलिस में डाला जाता है, तो आप देखते होंगे उनके जो मास्टर लोग होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप का एक विसिल बजाते हैं। वो विसिल बजाने से सिर्फ कुत्तों को ही सुनाई देता है, हमको सुनाई नहीं देगा, हम तो एकदम ऐसे ही खड़े रहेंगे। लेकिन कुत्ते जब उस साउंड को सुनते हैं वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और भागने लगते हैं चोर को पकड़ने के लिए, राइट। उसको क्या बोलते हैं, डॉग विसल शायद बोलते हैं, डॉग विसल बोलते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे सुनने की फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम बहरे हैं, हम भी 20,000 किलो हर्ट्ज तक ही क्या है सुन सकते हैं, उसके आगे की चीजों, रेंज की फ्रीक्वेंसीज को हम सुन नहीं सकते। यस, तो अब ये हो गया। अब मैं यहां पर बता देना चाहता हूं पूरा जो अलग अलग प्रकार का अभी तक यूनिवर्स में, ऐसा तो हम कभी क्लेम नहीं कर सकते कि हमने सब चीजों को डिस्कवर कर लिया है, बट अभी तक ह्यूमन रिसर्च के हिसाब से इतनी प्रकार की वेव्स को डिस्कवर किया गया है, एंड स्टिल गोइंग ऑन, आगे और भी चल रही हैं।
तो कैसे याद करना है, ये जो ऑर्डर है आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करना है मैं इसको टेक्निक भी सिखाता हूं। सबसे पहले तो आप याद कर लो कि विजिबल लाइट आता है, पहले आप याद करो क्या आता है, विजिबल लाइट, राइट। पहले याद हो गया, विजिबल लाइट याद हो गया। अभी देखो विजिबल लाइट में आप उसके 7 भाग कर दो, क्या क्या, विबगर, तो विबगर हो गया इस तरीके से, VIBGOIR, तो इस तरीके से विबगर लिख दो। अभी यहां पर हम देख पा रहे हैं, फिर अब देखो ये जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, और वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, कम। तो मतलब मैं अगर इस तरफ जा रहा हूं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बराबर। अब रेड के नीचे और गया तो क्या आ गया, इंफ्रारेड। देखो याद करने का टेक्निक बता रहा हूं, यस। तो रेड कलर के अगर नीचे जाओगे, बराबर, रेड कलर के अगर नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड। और यहां पर क्या दिख रहा है, वायलेट, वायलेट कलर के अगर ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। समझ में आ रहा है कैसे टेक्निक से आपको याद करना है। विबगर है, विबगर में वायलेट कलर के ऊपर गए तो अल्ट्रा वायलेट, रेड कलर के नीचे गए तो इंफ्रारेड, सही है। अब आप क्या करो, ये जो रेड हो गया, फिर इसके नीचे जो वेव्स बनेंगी वो और बड़ी होती चली जाएंगी, ठीक। तो इंफ्रारेड के नीचे जाओगे तो माइक्रोवेव, हमारे पास माइक्रोवेव ओवन होता है, खाना बड़ी जल्दी पकता है क्योंकि इसमें वेव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद वेव, माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के लिए आप देखोगे प्रसार भारती चैनल के लिए इतने बड़े बड़े एंटीना लगे रहते हैं, उनका डायमीटर जो होता है एंटीना का ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक भी जाता है। ऐसा भी होता है, क्यों, क्योंकि वो उतना लंबा लंबा वेव को पकड़ने के लिए उतना बड़ा एंटीना भी तो चाहिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया, पहले आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, उसके पहले आएगा आपका रेडियो वेव। अब हम इस तरफ याद करते हैं, ठीक। तो पहले हमने सीखा वायलेट, वायलेट के ऊपर गए तो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के ऊपर जाएंगे तो एक्सरे, ठीक है, एक्सरे आएगा, और एक्सरे के ऊपर जाएंगे तो गामा रे, और गामा रे के ऊपर भी जाएंगे तो हमको कॉस्मिक रेज मिलेंगी। तो कॉस्मिक रेज का रिसर्च अभी भी चालू है, उसमें हम पूरी तरीके से 100% नहीं बोल सकते कि हमने अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया है। यस यस, जीएमआरटी में रेडियो वेव्स पर रिसर्च होती है। जीएमआरटी, ग्रीनविच, क्या है ये जीएमआरटी? तो आप तब तक ये तब तक आप इस तरीके से लिख लो, ये ऑर्डर को लिख लो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और राइट से लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो मेरा वेवलेंथ बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, सिर्फ ये लिख दीजिए फटाफट फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ओके, तेजस ने लिख लिया। शुभम ने भी लिख लिया। तो याद हो गया ना, ऑर्डर याद हो गया, ऑर्डर याद करना ज्यादा जरूरी है, और 400 से 700 नैनोमीटर का रेंज भी याद करना जरूरी है। मैंने तो टेक्निक के साथ आपको याद कराया, आई होप दैट आपको याद हो भी गया होगा। पूजा का हो गया, शुभम का हो गया, ओके डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। यस, आकांक्षा ने भी हाँ बोल दिया है। अब यहां पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गए, आसान न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ओके। यहां पर एक नया टर्म आया है, वेव नंबर। आप लोग देख पा रहे होंगे ये वेव नंबर एक नया टर्म होके आया है। वेव नंबर क्या है, तो पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो वेव नंबर, वेव नंबर का डेफिनेशन होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो। वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं न्यू, और उसके ऊपर लगा है एक बार, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ये होता है इसका फॉर्मूला। वेव नंबर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो यूनिट क्या हो जाएगा,
इसका यूनिट SI वाला क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन लैम्डा है, तो हम क्या सोचेंगे, 1 अपॉन लैम्डा का यूनिट होता है SI वाला मीटर, तो 1 अपॉन मीटर मतलब ऊपर जाएगा मीटर, तो मीटर इनवर्स, तो SI यूनिट हो गया इसका मीटर इनवर्स। इस तरीके से हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। मतलब अब इसको ये तो मैंने क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एक टेक्निकल डेफिनेशन, एक टेक्निकल नॉलेज दे दिया, लेकिन इसको समझे कैसे, बड़ा सिंपल सा समझना है इसको। अब जरा प्रैक्टिकली समझाता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेव नंबर। देखो यहां पर हम क्या है, कभी दुकान में जाते हैं, तो मैं मम्मी के साथ गया था साड़ी खरीदने के लिए, तो वहां पर दुकान वाले से हमने बोला कि आप क्या है, हमें कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो आप पहले 3 मीटर्स का एक क्लॉथ दिखाइए, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्केल इस्तेमाल नहीं किया, उसने डायरेक्टली अपना हाथ पकड़ा और हाथ से ही उसने कपड़े का ऐसे मेजरमेंट करने लगा। करते हैं ना कभी कभी, उनका जो मेजरमेंट इतना अच्छा होता है कि कई सालों से वही सबको दिखाते आते, कपड़े दिखाते आते, तो उनको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरे हाथ का जो मेजरमेंट है वो 1 मीटर के बराबर ही है, इधर से इतना पकड़ा तो 1 मीटर बनता है, किसी का हाथ इतना बड़ा होता है तो 1 मीटर पकड़ लेते हैं, अपने अपने हिसाब से पकड़ते हैं। तो वहां पे वो जो व्यक्ति था उसने एक हाथ अपना रखा और ऐसे अपना एक साड़ी पकड़ के उसको 1-1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर करके उसने निकाल लिया, बराबर। अभी ये वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर का मतलब होता है कि सोचो ये जो मेरा हाथ है ये 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर क्या लगभग ही है। अब क्या करो, इस 1 मीटर पे, 1 मीटर लेंथ पे कितने वेव्स बन सकते हैं, बराबर, 1 मीटर के लेंथ पे कितने वेव्स बन सकते हैं, उसको बोलते हैं उसकी वेव नंबर। कि आखिर कितने, मतलब नंबर बताओ, वेव्स है ना बन सकते हैं पर यूनिट लेंथ 1, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उस वेव की वेव नंबर। समझ में आ गया आपको वेव नंबर का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है और थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, राइट? चलो अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, सब लगता है क्वेश्चन करने में मग्न हो गए। तो क्वेश्चन इज कि कैलकुलेट करनी है वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, किसके लिए, येलो कलर की एक लाइट है तो इसलिए येलो रेडिएशन लिखा गया है, हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रम, और उस लाइट की वेवलेंथ दी गई है 5800 एंगस्ट्रम, ये दी गई है। हमको कैसे निकालना है, तो आंसर देखो, कैसे निकालना है। सबसे पहले बोला गया वेव नंबर निकालने के लिए, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, क्या दिया गया है। तो गिवन देखो आपको है येलो कलर की लाइट, तो लाइट का कलर क्या है, येलो, राइट। अब इस येलो कलर का इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, वेवलेंथ अवेलेबल है। सो वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा कितनी दी गई है, 5800 एंगस्ट्रम। जैसे ही हमको यहां पर 5800 एंगस्ट्रम मिला, तुरंत हमको उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। कल हमने वही सीखा था, क्या सीखा था, एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर में होता है। क्यों, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, एंगस्ट्रम तो ऐसा यूनिट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 5800 एंगस्ट्रम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 5800 इंटू कितना, 10 टू द पावर -10 मीटर। देखो कन्वर्ट हो गया, 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वेव नंबर निकालनी है। तो वेव नंबर को हम लिखते हैं न्यू बार विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, इस प्रकार से लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा कितना है 5800 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -10, ठीक। फिर आप क्या करना है, इसको डिवीजन करना है। तो 10 टू द पावर -10 को ऊपर ले जाइए, तो 10 टू द पावर 10 बन जाएगा अपॉन 5800, इसको नीचे रखे रहिए। अब क्या मैं इसका कैलकुलेशन कर सकता हूं, हाँ, 1 मीटर में कितनी वेव्स है, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू, देखो 10 टू द पावर 10 है, तो ऐसे डिवीजन करना बड़ा घातक हो जाता है, तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर 10 है, तो मैं ऐसा करता हूं 4 जीरो निकाल लेता हूं, फिर 10,000 निकाल लिया। अगर 10 टू द पावर 10 में से मैंने 4 जीरो निकाल दिए तो कितने जीरो बचेंगे इधर, 6 जीरो, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 6। फिर 10,000 डिवाइडेड 5800, 2 जीरो काट दो, 100 डिवाइडेड बाय 58 कैलकुलेट करो, 100 डिवाइडेड बाय 58 कितना आता है,
कैलकुलेट कीजिए तो 100 डिवाइडेड बाई 58 कितना आता है? वन 1.72, ठीक है 1.72 आया, तो न्यू बार हो जाएगा आपके पास 1.72 इंटू 10⁶, ठीक है। न्यू बार का यूनिट क्या था? मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ये इसका आंसर है 1.72 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। तो सभी को ये कैलकुलेशन वगैरह करना आता है ना, 10⁻10 बाय 5800 वगैरह सब कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो अगर नहीं आते तो सीख सकते हैं, अभी क्या है हमारी पढ़ाई चालू ही हुई है, तो जिसको नहीं आता है वो सीख जाए, कोई बड़ा चीज नहीं है। 2-3 घंटा एक दिन टाइम दे दीजिए, बैठ के पूरे अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए मैथमेटिक्स के, और ये हो जाएगा। ब्लर हो गया, ये अपने आप कैसे ब्लर हो जाता है? अच्छा लास्ट 2 स्टेप में रिपीट कर दूं, ठीक है। प्रतीक बोल रहे हैं लास्ट 2 स्टेप रिपीट करने के लिए। तो यहां पर देखो मुझे निकालना है न्यू बार, राइट प्रतीक? तो न्यू बार क्या होता है? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ पॉसिबल है मैं वो निकालना चाहता हूं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन करेंगे लैम्डा की वैल्यू क्या है देखो जरा। लैम्डा कितना दिया गया है क्वेश्चन में? कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 5800 एंगस्ट्रम, राइट? 5800 एंगस्ट्रम। लेकिन लैम्डा तो मुझे एंगस्ट्रम में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? मुझे चाहिए मीटर में, एसआई यूनिट में चाहिए। तो क्या करेंगे? एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रम अगर होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो क्या होगा? 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बना दिया। फिर 10⁻⁻10 जो था उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻10 हो गया। सो 10⁻10 अपॉन 5800 हो गया। लेकिन डिवाइड कैसे करें? तो कैसे करेंगे? ये जो 10⁻10 है, मतलब इसमें क्या है, एक के बाद 10 जीरो लगे हैं, उसी का मतलब होता है ना 10⁻10। तो मैं ऐसा करता हूं 10,000 उस 10⁻10 में से निकाल लेता हूं, मतलब मैंने 4 जीरो निकाल लिए। अगर 10⁻10 में से 4 जीरो निकाल दिए तो कितने बच गए? 6 जीरो, 10⁻6। अब ये हो गया 10,000, ये क्या हो गया? 10,000। अब 10,000 को 1500 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 जीरो कैंसल। अब 100/58, राइट? तो आंसर आता है 1.72। तो 1.72 इंटू 10⁻6 यूनिट क्या लगेगा? वेव नंबर का मीटर इनवर्स। और इस तरीके से खत्म। आ गया? क्लियर हो गया प्रतीक? ब्लर आ रहा है? ओके ओके, लेकिन ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर आ रहा है तो बोलो, मैं सर को बुलाता हूँ, वो क्लियर कर देंगे। अभी ब्लर सब ठीक है? ओके चलो, तो ये हमने निकाल लिया, वेव नंबर निकाल दिया, राइट? अब हमको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए। अच्छा ठीक है, मैं बुला लेता हूं। आप फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी तो निकालना आता है ना? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी निकालने का? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, राइट? फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो मेरे पास सी की वैल्यू गिवन है, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू गिवन है मीटर में, हाँ मीटर में, और न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो न्यू की वैल्यू निकल सकती है, सी अपॉन लैम्डा कर देंगे, न्यू की वैल्यू निकल आएगी तुरंत। ठीक है, तो आप निकालो, मैं तब तक इसमें कुछ और 2 स्लाइड्स ऐड कर देता हूं। गिरीश का आंसर निकल आया। जो दूसरा था फ्रीक्वेंसी, सॉरी,
फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि आखिर वेव्स कितना जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा है, वो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, c इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा। मेरे पास c की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8, यूनिट लिखिए मीटर अपॉन सेकेंड, विच इज इक्वल टू, मीटर अपॉन सेकेंड मत लिखिए, अभी आप बड़े हो गए हो, तो हम लिखेंगे ms इनवर्स, विच इज इक्वल टू न्यू नहीं पता तो न्यू इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना था 5800 एंगस्ट्रम, तो 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। इस तरीके से हमने कर दिया था। अब क्या करेंगे, न्यू निकालनी है, तो न्यू इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 3.0 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन 5800 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो मीटर से देखो मीटर कैंसिल हो गया, न्यू इज इक्वल टू क्या बचा 3 इंटू 10⁸ 10 टू द पावर -10 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 अपॉन 5800, और इधर क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है 5800 डिवाइड करना है, तो राइट कैसे करेंगे, वही 4 जीरो निकाल दो, 4 जीरो निकाल दो, 4 जीरो निकाल दिया 30,000 बन गया 5800, 4 जीरो निकाल दिया तो कितना बच गया 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 8। तो इसको सॉल्व करो, 2 से 2 जीरो कटा, 300 बटे 58, तो निकालो कितना आंसर आएगा, इंटू 6 और 8 को ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 14 सेकेंड इनवर्स। अब आप निकालो 300 डिवाइडेड बाय 58, 5.172, ओके। तो आप लोगों के ऊपर भरोसा करके चल रहा हूं, 5.172 इंटू 10⁻14, यही आया आंसर आपका 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू 5.172 10⁻14 हर्ट्ज, क्योंकि सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज क्या है सेम। सर प्लीज एक्सप्लेन पूरा, अरे शिवानी कहां पर समझ में नहीं आया, बताओ कहां पर समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन में समझ में नहीं आया या फिर जो मैंने इक्वेशन दिया वो समझ में नहीं आया। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन तो क्या है, देखो सिंपल है, वेरी सिंपल है, इधर न्यू है ना, इधर न्यू है, तो न्यू निकालनी है, राइट। तो दिस इसको यहां ले जाएंगे तो 3 बटा 5800 हो जाएगा ना, हाँ, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5800 हो गया, तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब फिर ये जो कैलकुलेशन है ना तो मैथ में करते हैं, राइट। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 कैसे करेंगे, तो मैं 10 टू द पावर -10 को ऊपर अगर ले जाता हूं, एनीथिंग अगर माइनस में है 10 टू द पावर -10, इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो क्या हो गया 10 टू द पावर 10 ना, और अगर सपोज 10 टू द पावर 10 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -10, राइट। तो आप देख सकते हो कि मैं ऊपर लेता हूं तो साइन चेंज हो जाता है, ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में जब मैथ आप सीख रहे थे। तो 10 टू द पावर -10 को ऊपर लेके गया तो क्या बन गया 10 टू द पावर 10, राइट। अब देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 10, अब देखो यहां पर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5800 है, अब मैं 5800 को कैसे डिवाइड करूं 3 से, आप या क्या कर सकते हो 3 बाय 5800 कर सकते हो। मैंने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, जो पावर 10 में इतने सारे जीरोस हैं, मैंने बोला कि भाई 4 जीरो तो 3 को दे दे, तो इससे क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। देखो 1 10 100 1000 10,000, तो 3 अभी किस में बदल गया 30,000 में बदल गया। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 में ये इसको मैंने कर दिया 30,000, तो 4 जीरो छीन लिए, तो 10 टू द पावर 10 में कितने जीरो बच गए 6, तो हम यहाँ लिखते हैं 10 टू द पावर 6, और ये रहा 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 8 लिखा रहा, राइट। अब 30,000 को डिवाइड करना है 5800 से, तो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसल, 300 डिवाइडेड बाय 58 तो नॉर्मली हम बुक में सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो कि आया 5.172। अब 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 8,
कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं? आप लोगों ने सीखा होगा मैथ में एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होता है। अगर बेस 10 है तो 10 6 और 8 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना। 6 और 8 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 + 8 हो जाएगा 14। तो ये क्या बन गया, 10⁻14। तो फाइनल आंसर हमारा जो आता है 5.172 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। अब वो सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इधर HZ लिखा है। समझ में आ गया? अच्छा, कल की टेस्ट में क्या आएगा? देखिए आपका कल की टेस्ट में जो है एटॉमिक मॉडल्स तक आएगा। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड मॉडल्स तक आएंगे। ओके शिवानी, क्लियर पक्का ना? ऐसा तो नहीं कि सर ने कुछ बोल दिया और आप बोल दिए कि नहीं सर क्लियर हो गया, वैसा मत, ऐसा मत सोचो। आप इसको अच्छे से देखो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। थोड़ा सा अगर मैथ में आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस चाहिए तो आप मैथ का बेसिक बुक निकालो और उसमें कैलकुलेशंस वगैरह प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। 10 प्रॉब्लम बनाए तो बहुत हो जाता है, तो हो जाएगा। ये भी डालूं टेस्ट में? नहीं, पेपर बन चुका है मेरा, रेडी हो गया है। अभी टेस्ट में एक्स्ट्रा नहीं डाला जा सकता, नेक्स्ट वीक डालेंगे। चलो अब ये एक और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस दोस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। तो ये आप होमवर्क ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क लेना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। क्या बोला गया है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। हम देख रहे हैं कि वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर है और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो 750 नैनोमीटर की है। मेरे को क्या बोला गया है, इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, हिंदी में ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को हिंदी में थोड़ा देखो तो क्या इसका मीनिंग आता है। ऑब्जेक्टिव है कि वेवलेंथ जो दी गई है, लैम्डा को जो दी गई है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, न्यू में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, C = न्यू इंटू लैम्डा। ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा इसको सॉल्व करने का। C = न्यू इंटू लैम्डा मेन फॉर्मूला रहेगा, बराबर। और लैम्डा दिया गया है, C वैल्यू हमको पता है, न्यू वैल्यू नहीं पता, तो न्यू निकालेंगे हम कैसे, C/λ निकाल करके, ऐसे करके हम न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहां आएगी आपको, प्रॉब्लम यहां आएगी कि अरे वेवलेंथ तो नैनोमीटर में दिया गया है, तो नैनोमीटर कितना होता है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। तो 400 नैनोमीटर तो मतलब क्या, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेवलेंथ में। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, दिस इज द हिंट आई हैव गिवन। आप इसको होमवर्क के तौर पर ले जाइए। रेड कलर के वेवलेंथ को और वायलेट कलर के वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करके कल दिखाइए। यस, हो पाएगा। ऐसा तो कोई बड़ा चीज तो नहीं दे रहा हूं होमवर्क में, जो अभी जस्ट पढ़ा है उसी के मॉडल का ही मैंने क्वेश्चन दिया है। ओके, प्रिया ने बड़ा हाँ बोला है, तो कल मैं प्रिया से पहले क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, चलो अभी देखो नेक्स्ट। तो अब हम धीरे धीरे करके बोर्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले वो टॉपिक्स जान लेते हैं। हम सीखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, ठीक। फिर हम सीखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके इक्वेशन और प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं। फिर हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के सही पॉस्टुलेट्स क्या हैं, ऐसे कौन से ऐसे 5 पॉस्टुलेट्स हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के जिसकी वजह से काफी रेवोल्यूशन आ गया एटॉमिक थ्योरी में। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, इसमें हम स्टडी करेंगे कि हम रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी लेवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शेल का, ये सब हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल में। फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, इन तीनों में अंतर क्या होता है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। और 6th में हम देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस एंड आपका एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कैसे कैसे क्या होते हैं, वो सिर्फ थ्योरी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि भाई इतना सब करने के बाद बोर्स में से क्या गलती थी कि उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर नया मॉडल आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, फिर वो स्टडी करेंगे। सो दिस इज व्हाट। हाँ गिरीश, आप सही बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। दिख नहीं रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, क्या बात कर रहे हैं?
ये आपको दिख नहीं रहा है? नोट्स कब सेंड करने हैं? रुको, मैं थोड़ा सिस्टम चेंज कर रहा हूं। मैं अभी डेली नोट्स नहीं करूंगा, उसको हफ्ते का नोट्स बना दूंगा, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे नोट्स इकट्ठा हो गए हैं। अभी रुको, अभी रुको, अभी तो अभी मत सेंड करो, नई बैच वाले अभी सेंड मत करो, अभी लिखते रहो, मैं जब बोलूंगा तब सेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हम करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्लास ओवर हो जाएगा। तो क्लास खत्म होने से पहले मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है और आप लोगों को सीखने में बहुत ही दिलचस्पी आएगी इस थ्योरी को समझने में। देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बराबर। अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आप पहला जो पुराना टर्म सुन रहे हैं वो है थ्योरी। थ्योरी आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं बराबर। क्वांटम वर्ड आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे, जिन्होंने पहले से सुन रखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सुना है तो उनके लिए तो ये एक नया अमेजिंग चीज है। क्वांटम प्लैंक, अभी प्लैंक का मतलब क्या होता है? देखो, प्लैंक का मतलब क्या होता है? प्लैंक का कुछ मतलब नहीं होता, एक साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक। और ये जो प्लैंक है उस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी निकाली, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैं हमेशा से देखते आते हो, सबसे पहले मैं कभी भी डेफिनेशन नहीं बताता, एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से डेफिनेशन निकालता हूँ। तो एग्जाम्पल देखो, पहले यहां पर एक सनी डे था, बहुत ज्यादा धूप निकली थी। ठीक, ये क्या है? धूप थी, तो ऐसा मन कर रहा था कि ऊपर जाओ, छत के ऊपर थोड़ा पढ़ाई करते हैं। राइट, ये हमारा ऐसा बाउंड्री है। और ठीक है, इस तरीके से बाउंड्री है। तो ये जो है ये घर है। अब इस घर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल है, दिस इज द टेबल जिसके 4 पैर हैं। और किताब खुली हुई है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। अभी देखो क्या हो रहा है कि सूरज से रोशनी आ रही है। ठीक है, विंडो से ऐसे सूरज से रोशनी आ रही है। अभी आप लोग बोल रहे हो कि सर ये तो हम हमेशा देखते आते हैं कि एक सन है, सन से रोशनी निकल रही है और उससे एक बच्चा पढ़ाई करता है, इसमें क्या नया चीज है? इसमें नया चीज है। क्या नया चीज है? देखोगे नजरिए में, आपका इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एक चीज चेंज हो जाएगा, दैट इज नजरिया। नजरिया आपका बदल जाएगा। क्या भाई नजरिया बदलेगा? क्या भाई नजरिया बदलेगा? नजरिया ये बदलेगा इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद। देखो क्या होता है कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक आतंकवादी है। ठीक है, ये एक आतंकवादी है और इसका ऐसे मूंछ निकला हुआ है, दाढ़ी। तो ये आतंकवादी क्या कर रहा है? इसने एक बंदूक पकड़ी है और वो बंदूक आप जानते हैं, जैसे आतंकवादी, और इसने क्या है, एक बंदूक पकड़ी है। और यहाँ पर एक बेचारा एक बच्चा है और इसके ऊपर गोली फायरिंग चला रहा है। ये बच्चा है, इसके ऊपर फायरिंग चला रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फायरिंग चला रहा है बराबर, ये जो फायरिंग चला रहा है, ये कौन सी फायरिंग चला रहा है? AK-47 से गोलियां दाग रहा है। तो AK-47 से गोलियां जो दागता है एकदम स्पीड निकलती है, स्पीड निकलती है। राइट, अभी ऐसा होता है कि यहां से देखकर दौड़ दौड़ के आया ये पुलिस वाला व्यक्ति, ये पुलिस आ गया। तो इसने भी अपनी एक बंदूक निकाली। अब इसने भी अपनी बंदूक से क्या है, दागना चालू किया। तो अब ये जो बंदूक से दागेगा, इसकी बंदूक ऐसी है भाई, 1947 जमाने की है, एक बार में एक ही गोली जाती है। ठीक है, एक बार गोली मारी, फिर नीचे रखना पड़ता है, फिर लोड करना पड़ता है, फिर एक बंदूक मारता है, ऐसा होता है। अभी यहां पर देखो, ये जो व्यक्ति पुलिस वाला बंदूक से गोलियां दाग रहा है, वो समझ में आता है कि भाई हाँ गोली निकली, फिर उसने रोकी, फिर गोली लगाई, फिर उसने रखी, फिर गोली दागी, ऐसे समझ में आता है। यानी गोलियां दागना, इसमें से इसकी बंदूक से जो गोलियां निकलती हैं बड़े ही डिसकंटिन्यूअस वे में निकलती हैं।
समझ में आया ना, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आता है, डिसकंटिन्यूअस तरीके से निकलती हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो गोलियां दाग रहा है, ये गोलियां इतनी फटाफट 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 दागता है कि सामने वालों को समझ में नहीं आता भाई डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये लगता है कि जैसे कंटिन्यूअस है, इतनी स्पीड से गोलियां दाग रहा है कि कंटिन्यूअस है। अभी देखो, हम अगर ये देख रहे हैं और हम अगर ये सोचने बैठ जाएं कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो फिर हम गधे हैं। एक्चुअली में कंटिन्यूअस दिख रहा है इसीलिए क्योंकि हमारी आंखें उसकी स्पीड को पकड़ नहीं पा रही है। जैसे कि आप देखते हो एक पंखा घूमता है, राइट, तो पंखा जब घूमता है बड़ी स्पीड से, 5 का रेगुलेटर हम लगा देते हैं तो पता नहीं चलता है कि जैसे 3 पत्तियां हैं, वो तो घूमते ही रहते घूमते रहते घूमते रहता है, लगता है कि एक ही पत्ती है। समझ में आ गया। लेकिन जब पंखा स्लो चलता है तब पता चलता है कि यहाँ 3 पत्तियां हैं। तो उसी तरीके से आप यहां पर देखो, दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक होती है डिसकंटिन्यूअस, जो दिखती है डिसकंटिन्यूअस और होती भी डिसकंटिन्यूअस है, और एक है जो दिखती है कंटिन्यूअस बट होती क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि गोलियां तो भाई आपकी एक टाइम के बाद थोड़ी टाइम बाद निकलेगी, वो जल्दी जल्दी निकल अलग बात है, लेकिन दिख रही है कंटिन्यूअस बट होती क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब आप बोलोगे सर इसका पिछले वाले सूरज और उसकी पढ़ाई से क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। रिलेशन ये है कि हमको यहां पर लगता है कि सूरज से जो रोशनी आती है वो कंटिन्यूअसली आ रही है, इसमें जो वेव निकल रही है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। लेकिन आप लोगों का भी नजरिया बदल जाएगा ये सुनने के बाद कि ये जो वेव्स आती हैं, जो एनर्जी आती है इस सूरज से इस बच्चे की तरफ, जो एनर्जी आती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ये बहुत नया चीज का पर्दाफाश हुआ जब प्लैंक्स ने ये चीज निकाली। प्लैंक्स ने बताया कि जिस प्रकार पिछले वाले एग्जांपल में एक AK-47 से चलने वाली गोली दिखती कंटिन्यूअस है बट एक्चुअली में होती क्या है, डिसकंटिन्यूअस, वैसे ही सूरज से निकलने वाली एनर्जी दिखती कंटिन्यूअस है बट होती क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं आती, ये एनर्जी जो है इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस होके आती है। कैसे? ऐसे ऐसे डिसकंटिन्यूअस होके आती है, लाइक दिस, इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस होके आती है। और ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होके आती है, ये इसको हम बोलते हैं पैकेट। ये छोटे 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 क्या है, ये पैकेट्स हैं। आप बोलोगे सर किसके पैकेट हैं, समोसे के, पकोड़े के, रबड़ी के पैकेट हैं? नहीं, उसके पैकेट नहीं है, ये पैकेट्स हैं एनर्जी के। क्यों? क्योंकि सन से जो हमको आती है वो तो एनर्जी ही मिलती है। देखते हो ना, हमको विटामिन डी अगर चाहिए रहती है तो ऊपर छत के ऊपर सूरज में बैठते हैं, 9 बजे वाली धूप लेते हैं। क्यों? उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो यहां पर आप देखो, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये छोटे छोटे पैकेट के अंदर क्या रहता है, एनर्जी भरी रहती है। और ये सारी की सारी पैकेट भगवान ने जो बनाई होती है एकदम परफेक्ट पैकिंग की होती है। मतलब कि आप देखते होंगे किसी कुरकुरे के पैकेट में 10 कुरकुरा आ गया तो किसी दूसरे के कुरकुरे पैकेट में 20 कुरकुरा आ गया, होता है कि नहीं? जब दो भाई कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं और खाते हैं तो एक भाई देखते दूसरे के पैकेट में, ए तेरे पास इतने ज्यादा कैसे आ गए रे, मैंने भी 10 रुपए का खरीदा, तूने भी 10 रुपए का खरीदा, तेरे पास 10 कैसे आ गए, तेरे पास एक्स्ट्रा 10 कैसे आ गए? फिर हम क्या बोलते हैं, एक कौवा जा रहा है रे, उससे छीन लेते हैं। होता है ऐसे। तो ये जो होता है इस तरीके से, तो ये जो पैकेट के अंदर एनर्जी भरी रहती है ये सेम एनर्जी होती है, राइट। इसकी एनर्जी, इसमें जितनी एनर्जी भरी गई है भाई उसमें भी उतनी एनर्जी भरी गई, इसमें भी उतनी एनर्जी भरी गई, इसमें उतनी एनर्जी भरी गई, क्योंकि एनर्जी भरने वाले कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने इसके अंदर हर पैकेट के अंदर सेम एनर्जी भरी होती है। और इस छोटे पैकेट को, जो एनर्जी का जो सबसे छोटा पैकेट होता है, उस छोटे पैकेट को हम नहीं, जो प्लैंक बाबा है उसने नाम दे दिया फोटोन। छोटे पैकेट को हम क्या, हम नहीं, फोटोन बुलाते हैं। प्लैंक क्या बुलाता है, फोटोन बुलाता है। तो अब हमको यह समझना है कि फोटोन क्या है। तो फोटोन अभी हमको समझ में आ गया कि इट इज द छोटा पैकेट, राइट, इट इज द छोटा पैकेट विच कम्स डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में आती है। अच्छा, कितने लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं ना, सब ऊपर से चला गया? क्लियर है?
ओके, वेरी गुड। तो चलो इतना तो समझ में आ गया। तो हम सीख गए भाई ये छोटी छोटी पैकेटों को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, फोटोन। पहले 5 साल 6 साल पहले डोंगल मिलता था, आजकल तो सब इंटरनेट हो गया, फ्री वाईफाई, लेकिन पहले डोंगल मिलता था। तो डोंगल, फोटोन का एक डोंगल भी आता था। तो मैंने पहले फोटोन पढ़ रखा था, तो मैं जब भी वो डोंगल को देखता था लगता था कि वाह बड़ी स्पीड से डोंगल चलता होगा, बहुत स्पीड देता था वो डोंगल। तो ये देखो ये फोटोन। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, राइट। अब उस छोटे पैकेट के अंदर एनर्जी है कितनी, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो सूरज से कई प्रकार की लाइटें निकल रही हैं, रेड लाइट निकल रही है, येलो लाइट निकल रही है, ग्रीन लाइट निकल रही है, ब्लू लाइट निकल रही है। तो ऐसे तो कई प्रकार की लाइटें निकल रही हैं। तो क्या हर प्रकार की लाइट की एनर्जी सेम होती है? नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? क्योंकि जब हम ब्लू कलर का आग लगाते हैं, जब हम गैस पे देखोगे, गैस पे हम आग लगाते हैं तो देखोगे एक ब्लू कलर की एक आग होती है, राइट, और एक पीली पीली रेडिश टाइप की एक आग होती है। जब हमारा गैस खत्म होने को आता है, मम्मी के किचन में जाके देखो कि गैस खत्म होने को आता है तो येलो येलो रेड रेड कलर का फ्लेम निकलता है, तो खाना पकता नहीं। तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर एनर्जी कम है। लेकिन ब्लू कलर की जब फ्लेम निकलती है तब खाना बड़ी जल्दी पक जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ब्लू कलर की लाइट में एनर्जी ज्यादा है और रेड कलर की लाइट में एनर्जी कम है। समझ में आ गया ना? हम जो सीख रहे हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कॉमन सेंस है। ये अगर समझ में आ गया कि रेड कलर की एनर्जी कम होती है और वायलेट कलर की या ब्लू कलर की में फ्लेम में एनर्जी ज्यादा होती है, समझ में आता है ये चीज? अगर समझ में आता है तो प्लीज अंगूठा छापिए। समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, और किसी को लगता है समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेड कलर की जो लाइट आएगी, बराबर, उसके अपने पैकेट्स होंगे। रेड कलर की जो लाइट होगी उसके अपने पैकेट होंगे, ब्लू कलर की जो लाइट होगी उसके अपने पैकेट्स होंगे। और रेड कलर की लाइट के पैकेट की एनर्जी जो होगी वो ब्लू कलर की पैकेट से अलग होगी। समझ में आ गया? या ये बात क्लियर है? अब देखो कैसे पता चलेगा कि रेड कलर की लाइट के पैकेट में कितनी एनर्जी है और येलो कलर के लाइट के पैकेट में कितनी एनर्जी है, ग्रीन कलर के लाइट के पैकेट में कितनी एनर्जी, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए प्लैंक बाबा ने एक फॉर्मूला दिया एनर्जी निकालने का, अलग अलग प्रकार की किरणों में, रंगों की किरणों में। तो एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू। ये उसने फॉर्मूला दे दिया, E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू। अब आप सोचोगे सर ये न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी होती है उस कलर की। रेड कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, येलो कलर की एक फ्रीक्वेंसी होगी, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी होगी। जिस भी कलर की फ्रीक्वेंसी, जिस भी कलर की पैकेट की एनर्जी में निकालना चाहता हूं उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर छाप दूंगा। समझ में आ गया? वो तो मुझे क्वेश्चन देगा। अब ये एच क्या है? एच क्या है? एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, एच क्या होता है? एच इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब ये एक बहुत ही फिक्स वैल्यू है। जैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट आता है ना 6.67 इनटू कितना आता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका जो भी है एक वैल्यू है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसी तरीके से यहाँ देखो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो दिस प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी आती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपको याद करना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो मेरे को सपोज निकालनी है ब्लू कलर है मेरे पास, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है, उसमें मैंने ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी किसमें? जूल्स में। मेरे को मिल गया, मेरे को पैकेट की एनर्जी मिल गई। तो जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो मुझे सिर्फ एक ही पैकेट की एनर्जी मिलेगी। मुझे अगर 2 पैकेट की एनर्जी चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 पैकेट की चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 पैकेट की चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, n पैकेट्स की चाहिए तो मैं n मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो En इज इक्वल टू NH न्यू हो जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही थी। नाम इतना बड़ा है लेकिन उसका काम रसोइयों से भी सीखा जा सकता है। यही थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और कुछ नहीं थी।
प्लैंक्स ने सिर्फ एक थ्योरी निकाली, लेकिन ये चीज हमारी माताओं को भी पता है। इसलिए तो देखो जब गैस खत्म हो जाती है तुरंत गैस चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर का फ्लेम लगा देते हैं, भले ही उनको नाम नहीं पता कि उसमें क्या चल रहा है अंदर अंदर, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो समझ में आता है कि ये भाई कलर ज्यादा एनर्जी वाला है, ये कलर कम एनर्जी वाला है। और उसी को फॉरेन लोगों ने क्या है थोड़ा सा और डिटेल में निकालकर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दे दिया। बट अदरवाइज ये हमारे किचन से बड़ी कोई चीज नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अभी समय हो गया है, इतना आप लोग छाप लीजिए। ये एग्जांपल बढ़िया, ये एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और फिर आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह और करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व और करेंगे। आप ये वैल्यू और ये सब याद करके आइए, ठीक है।